हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 1 स्टार्ट कराने जा रहा हूं। तो गाइस, इसमें हम स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। तो ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस। वो एक प्रोसेस है विच इनिशिएट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, जो स्टार्ट होता है इम्प्लीमेंट करने से, प्लान से। क्योंकि पहला फंक्शन क्या आता है? प्लान, और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का जो सबसे पहला काम है वो प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना। किससे? बाय क्लेरिफाइंग जॉब, कि कौन सी जॉब होनी चाहिए, कैसा काम होना चाहिए, वर्किंग रिलेशन, मतलब कौन सुपीरियर होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज, और अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से डिप्लॉय करना फॉर द अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स, ताकि हम जो हमारे गोल्स हैं उसको ईजिली अचीव कर सकें। तो मैं एक बार इसको दोबारा पढ़ देता हूँ आपके लिए। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड as a process that initiates implementation of plans by clarifying jobs and working relationship and effectively deploying resources for attainment of identified and desired results। और उसके बाद प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है? सबसे पहले इसमें आएगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद आएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसके बाद आएगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और चौथा और लास्ट स्टेप क्या है? इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो गाइस, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि काम है क्या, जो गोल है उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या क्या काम करना है, और फिर उसको काम को बांटना कैसे है, किन लोगों में काम को बांटना है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है तो हमें डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत है या नहीं है, ये भी हमें देखना है। क्या वो सेंट्रलाइज रहेंगे, क्या वो डिसेंट्रलाइज रहेंगे, ठीक है? कौन सा काम फॉर्मल इनफॉर्मल से होगा, ठीक है जी। और उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, कि किस व्यक्ति को किस तरीके का काम सौंपना है, और कौन सुपीरियर होगा और कौन सबॉर्डिनेट होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है? किसके पास अथॉरिटी होगी, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये सारा कुछ इस्टेब्लिश किया जाएगा किसमें? ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब हम स्पेशलाइजेशन करेंगे, अपने काम को अच्छे तरीके से बांट देंगे, ठीक है, जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम देंगे, तो हमें बेनिफिट ही होगा, उससे आउटपुट आएगी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, जब क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप हो जाएगी, कौन किसका बॉस है, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, तो उससे क्या होगा गाइज? उससे हमारे लिए आसान हो जाएगा वर्किंग रिलेशन इस्टेब्लिश करना। कोई टोटल कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि सारे ही बॉस बनने की कोशिश करेंगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कोई किसी की बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, वो वर्किंग रिलेशनशिप से क्लैरिटी होती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये कॉमन बात है मैनेजमेंट में, कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब हम अपने सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी, और उसमें आउटपुट आने की ज़्यादा संभावना होती है। अब गाइस, आगे हम बात करते हैं एडॉप्शन टू चेंज। एडॉप्शन टू चेंज का मतलब कि कोई भी चेंज जब आ जाएगी तो हमें उसको अडॉप्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिस की है वो उस ठीक ढंग से चलती है, क्योंकि हमने प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, कोई किसी के काम में दखलंदाजी नहीं हो रही और रोल क्लैरिटी भी है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, तो जैसे ही हमने डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल का मतलब, जैसे ही हमने डिपार्टमेंट बना दिया, उनके काम को उनकी स्किल के हिसाब से कर दिया, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिससे उनको काम उससे और काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे और उनका डेवलपमेंट भी होगा। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में भी हेल्प होती है। अगर कल को कोई एक्सपेंशन या ग्रोथ का मौका आता है, तो हमारा अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है कि हम किसी भी चेंज को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो एक्सपेंशन और ग्रोथ करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में आगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, इज द आउटकम ऑफ द organizing process. An effective structure will result in increased profitability of the enterprise. Organization structure can be defined as the framework within which managerial operating tasks are performed, ठीक है, जिसमें मैनेजरियल टास्क परफॉर्म किए जाएंगे और काम किया जाएगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर, जो एक्सपीरियर द्वारा मैनेज किए जाएंगे। दिस डिटर्मिन्स द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो उसमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है, दूसरा क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब उसके बाद आगे आएगा
फंक्शनल स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है. सो ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज major functions as a separate department creates a functional structure. All departments report to a coordinating head. MD में आ गया. उसके बाद जो उसके अंडर आएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना देंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड इंजीनियरिंग. इस तरीके के डिपार्टमेंट हम बना देंगे. ये फंक्शंस के बेसिस पे है, ठीक है. तो इससे स्पेशलाइजेशन ज़्यादा आती है. सो इसका एडवांटेजेस क्या रहेगा एज फोकस इज ऑन स्पेसिफिक फंक्शन, सो इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी. सो इसलिए इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है. इट इंक्रीजेज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. ये हमें मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है. इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स विच रिजल्ट इन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड दिस लोअर्स कॉस्ट. ठीक है जी. और इसमें मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ काम होता है और हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं और हमारी से कॉस्ट भी कम होती है. ओके जी. इट मेक्स एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल. इसे एम्प्लॉयज़ अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, स्पेशलाइज बन जाते हैं, स्पेशलिस्ट बन जाते हैं. ठीक है जी. तो आगे हम डिस्कस करते हैं अब इसके डिसएडवांटेजेस के हैं. इट पेज लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव. क्योंकि डिपार्टमेंट होने से हर फंक्शन अपना ही डिपार्टमेंट को इंपॉर्टेंट समझता है, उसी तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कई बार पीछे रह जाते हैं. इट मे लीड टू प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी एक्सचेंज थ्रू फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट्स. तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के डिसीजंस पे निर्भर करेगा. फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अगर मशीन को जब तक ओके नहीं करेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस पर आगे काम नहीं कर सकता, और जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आगे काम नहीं करेगा तो मार्केटिंग वाला अपने ऑर्डर्स को पूरा कैसे करेगा. ठीक है. इट मे लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज डिपार्टमेंटल हेड्स आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फंक्शनल एरिया ओनली. उसके बाद सूटेबिलिटी किस में है. इट इज़ मोस्ट सूटेबल व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज एंड हैज ए डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. ठीक है जी. जिसमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए उसमें ऐसा काम, ऐसा फंक्शन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. अब हम अगला स्ट्रक्चर की डिस्कस करेंगे, वो है डिविजनल स्ट्रक्चर. इन अ डिविजनल स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ सेपरेट बिजनेस units or divisions. Each division is multifunctional because within each division all functions are performed to achieve a common goal. Each division is self-contained as it develops enterprise in all functions related to product line. ठीक है जी. और इसका जो फ्लो चार्ट वो कैसे है, जैसे ये एमडी है और अलग अलग डिवीजन प्रोडक्ट्स के हिसाब से. ये कॉस्मेटिक डिवीजन है, गारमेंट्स, फुटवेयर, मान लो स्किन केयर भी है. ठीक है जी. तो उसके अंदर ये सारे HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, ये ईच डिवीजन के अपने अपने इंडिपेंडेंट फंक्शंस भी होते हैं. कॉस्मेटिक का भी ये सारे फंक्शंस हैं, गारमेंट्स के भी ये सारे फंक्शन हैं, फुटवेयर के भी ये सारे फंक्शन हैं, और ये स्किन केयर डिवीजन के भी ये सारे फंक्शन हैं. ठीक है गाइज. तो इसमें क्या आएगा, अब इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पे इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे. तो गाइज इसके जो एडवांटेजेस हैं वो कैसे आएंगे, ये देखो. इसके एडवांटेजेस में सबसे पहले प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल इन डिविजनल हेड. दिस प्रिपेयर्स हिम फॉर द हायर पोजीशन. ये उसको हायर पोजीशन पे लाने में भी मदद करता है. ठीक है जी. और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है गाइज, दूसरा पॉइंट है डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल for profits or as revenues and costs related to different departments can easily be identified and assigned to them. ठीक है जी. और it promotes flexibility and appropriation. ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और it facilitates expansion and growth. उससे एक्सपेंशन और ग्रोथ भी ईजिली होती है. और इसका गाइस डिसएडवांटेज क्या रहता है, ये हमेशा कन्फ्लिक्ट बने रहते हैं बिटवीन अमंग डिफरेंट divisions with reference to allocation of funds. उसके बाद it may leads to increase in cost, और मैनेजर्स में मिसयूज पावर एंड में इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल के गोल और ऑब्जेक्टिव्स को वो इग्नोर कर जाता है. ठीक है गाइज. अब उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की कि इसका सूटेबिलिटी कहाँ पे है. तो गाइज जो सूटेबिलिटी है डिविजनल स्ट्रक्चर की इज सूटेबल फॉर दोज बिजनेस और एंटरप्राइजेज विच हैव ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है. जिसके लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं एंड आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. और डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आप कर रहे हो
ठीक है जी, वहाँ पे हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर चलेगा। तो गाइज इसके साथ ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए, और अगली वीडियो में हम करेंगे ऑर्गेनाइजिंग का ही पार्ट नंबर 2, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे। बट ये वीडियो मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। विशिंग यू गुड लक।